कल्याण ज्वेलर्स, इसके बारे में सवाल है आलोक रंजन ठाकुर जी का। ये जानना चाहते हैं कि क्या इन भावों पे कल्याण ज्वेलर्स में खरीदारी की जा सकती है 3 साल के नजरिए से। अब जिस तरह से सोने चांदी में एकदम बेहिसाब उछाल हमें दिख रही है, उसके चलते लोगों की नजर जा रही है कि क्या इसका इनडायरेक्ट तरीके से हमें इस चाल को राइड करना है तो शायद ज्वेलरी स्टॉक्स पे नजर डाली जाए। क्या इस समय ये सोच सही बैठेगी? शायद, पता नहीं आप सब भी मेरे सोच से कितना अग्री करेंगे। मेरा व्यू एकदम अलग है। हर चीज का वैल्यू अफोर्डेबिलिटी से रिलेटेड होता है। देखिए, हम क्या कर सकते हैं, हम मान लीजिए कि हम कुछ भी चाहते हैं, ठीक है? तो कुछ भी चाहने में पहला रिक्वायरमेंट है इट शुड बी अवेलेबल, करेक्ट है ना? एंड देन इट शुड बी अफोर्डेबल। अगर अवेलेबल है और मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूं, मैं चांद अफोर्ड कर सकता हूं, चांद अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करूं? एज सिंपल एज दैट। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ज्वेलरी या कोई भी ऐसा बिजनेस है, इट विल हैव अ वैल्यू एज लॉन्ग एज इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस फॉर द कस्टमर टू बाय। एक लिमिट के बाद सोना खरीदने या सोने की ज्वेलरी खरीदने का भी इकोनॉमिक सेंस नहीं बनेगा। तो एक तरीका ये है कि ज्वेलर्स का जो गोल्ड का जो स्टॉक है उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा, जिसके लिए आप उसको दे सकते हैं। लेकिन देन आपका सेल्स भी एक तरह से जो है डिप्लीट, मतलब सेल्स का ग्रोथ या तो कम होगा या डिप्लीट होगा, बिकॉज एक लेवल के बाद मायने नहीं रखेगा। अब जिसने 40,000 पे सोना खरीदा है 1.25 लाख पे, उसको अफोर्डेबिलिटी का भी इशू आ जाएगा ना। तो मैं समझता हूँ दोनों को मिक्स करके देखना चाहिए और फिर उसमें कितना बिजनेस बढ़ सकता है। आप जाके देखिएगा, मैंने प्राइमरी रिसर्च किया था इस चीज पे। आप जाके गोल्डस्मिथ के पास जाइए और बड़े बड़े दुकानों में जाइए। पहले आप समझे, मैं तो खैर कुछ नहीं पहनता हूँ, मैं देख के ही बता सकता हूँ। मान लीजिए कि इतनी मोटी चेन थी, ओके? अभी आपकी इतनी मोटी भी नहीं, इसकी भी आधी हो गई है। तो आप उस चीज को कट करके लाते जा रहे हैं, अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करते जा रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद वो चेन क्या बनेगा? मुझे तो लगता है कि अंगूठी, मतलब उंगली में लपेटने लायक चेन बनेगी, जितना पैसा पहले लगता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि सिर्फ गोल्ड का प्राइस बढ़ जाने से क्या जितने भी गोल्ड स्मिथ है या जो भी आपके ज्वेलरी शॉप्स हैं, इन सब की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। देखिए भाई साहब, आपका जो गोल्ड स्टॉक है उसका तो वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। हमारे घर में भी अगर गोल्ड है तो उसका भी वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, तो हम सब एक ही लेवल पे आ गए। लेकिन दुकान चलती है बिक्री से, और बिक्री चलती है अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी से। सो बियॉन्ड अ पॉइंट प्रोडक्ट नॉन अफोर्डेबल हो जाएगा। तो इनकी शिफ्टिंग अगर गोल्ड ज्वेलरी से आप देखेंगे तो पहले 24 से 22 से 20, अब पता नहीं 1 कैरेट 2 कैरेट 10 कैरेट, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता, ये सब चीज होने लगा है। तो ये मुझे प्रॉब्लम लगता है कि बियॉन्ड अ पॉइंट अफोर्डेबिलिटी विल इम्पैक्ट सेल्स। तो सिर्फ गोल्ड के स्टॉक पे, उसके वैल्यूएशन इंक्रीमेंट पे कितना सस्टेन कर पाएंगे, वो तो डर लगेगा ही ना। तो मुझे लगता है ये दोनों तरीके से इनको इवैल्यूएट करना चाहिए। देयरफॉर यू विल सी, आज के तारीख में लोग गोल्ड लाइक या आर्टिफिशियल ज्वेलरीज ज़्यादा हो गई हैं, और उसमें डिज़ाइंस भी बहुत हैं, तो लोग रोज़ बदल के पहनते हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि एट सम पॉइंट इन टाइम सेल्स को इम्पैक्ट कर सकती है। तो ये मेरा मानना है। एंड देयरफॉर आपको वैल्यूएशन वगैरह देखना पड़ेगा कि बड़े वाले जो वैल्यूएशन हैं वो चीज़ शायद सस्टेन नहीं भी हो पाए। और अभी आप देखिए मुझे नहीं लगता कि बाय एनी मीन्स इस वैल्यूएशन पे 60-65 टाइम का प्राइस अर्निंग मल्टीपल सस्टेन होना चाहिए। आप देखें, मुझे लगता है कि महंगा है वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से। और सेल्स आप देखेंगे तो सेल्स टर्म्स में वैल्यूएशन ऑलमोस्ट ठीक ठाक होने जा रहा है। बट अगेन ये बॉटम लेवल का वैल्यूएशन तो नहीं है। वैल्यूएशन फिर भी सेल्स टर्म्स में करीब आप कितना ले सकते हैं, 0.55, हाँ, तो वही 15 से 25% तक का सब कुछ वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा निकल रहा है। वही एक दिक्कत है। तो 15 से 25% में क्या कह सकते हैं कि या तो यहीं आसपास कंसोलिडेट करता रह जाए या करेक्ट करे। तो देख के तो यही लगता है कि कंसोलिडेशन करेक्शन यही चलता रहेगा, मतलब टाइम पास ज्यादा दिख रहा है।
जी, तो कल्याण ज्वेलर्स में अभी बहुत ज़्यादा आशाएँ रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये बता रहे हैं सोमेश।